साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। एक बेसिक प्रॉब्लम है कि अगर मैं विदेश जाता हूँ और विदेश जाकर मैं गोल्ड का आइटम ले आता हूँ, मैंने उस पर कस्टम ड्यूटी पे नहीं करी है, तो अल्टीमेटली मेरे साथ क्या व्यवहार होगा कंसर्न कस्टम अथॉरिटीज़ का। कई बार क्वेरी ये भी आती है कि हम लोग जो है गोल्ड चेन पहन के अगर आ गए और वो गोल्ड चेन जो है एक सर्टन लिमिट को एक्सीड कर रही है और उस पर कस्टम ड्यूटी जो है पेड नहीं है, पर डिफेंस क्या कि चूँकि हम पहन के आए तो पॉसिबिलिटी है कि हम ये इंडिया से ही पहन के गए थे और इंडिया में जो है पहन के आ गए, तो क्या ऐसा वर्जन देने पर जो कस्टम की अथॉरिटी हैं हमको छोड़ देंगी? क्लियर है बात ये। तीसरी बात है कि अगर वो कार्रवाई करने पर आ गए तो क्या वो कार्रवाई कर सकते हैं। कई बार माइंड में आता है कि वो बहुत बुरी से बुरी कार्रवाई कर सकते हैं, और कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि कस्टम वाले कपड़े तक खुलवा लेते हैं अगर वो अपने पे आ जाए तो। क्या ये बात सही है या नहीं है? और सही मायनों में इंटरसेप्शन के बाद जो इंट्रोगेशंस होता है इनका वो कैसे होता है। चौथी बात है कि अगर आपको कोई गोल्ड आइटम सीज कर भी दिया गया है तो वहाँ पर उसे छुड़वाने के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल कानून में है। ये सब बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम है हर उस व्यक्ति के लिए जो विदेश जाता है और वहाँ से गोल्ड ले आता है। बेसिकली करें तो क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है, और जानकारी के अभाव में जैसा हमें घुमाया जाता है हम फिरकी की तरह वैसे ही घूम जाते हैं। अगर कानून पढ़ना है तो शांति से बैठो, समझो, और कानून नहीं पढ़ना है इस वीडियो को बंद करो। आपका टाइम जो है बहुत वैल्यूबल है, मैं उसका रेस्पेक्ट करना जानता हूँ। और अगर थोड़ा सा टाइम जो है आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो आज बहुत कुछ जो है आप यहाँ से लेके जाने वाले हो। साथियों बेसिकली एक स्टोरी जो है मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में। ये स्टोरी जो है जुड़ी हुई है एक रशियन सिटीजन के साथ में। एक व्यक्ति है जिसका नाम है गॉन शेरियन, ये भारत में आता है 24/9/2021 को। और जो कस्टम अथॉरिटीज़ होती हैं एयरपोर्ट पे, उनको शक होता है कि इसके पास कोई ऐसा आर्टिकल है जो कस्टम ड्यूटी के प्रोटोकॉल्स को, प्रोविजंस को जो है वॉयलेट कर रहा है। अल्टीमेटली कंसर्न अथॉरिटीज़ अंडर सस्पेक्शन इसको करती है इंटरसेप्ट, रोक लिया। इसका पूरा इंट्रोगेशन होता है, मालूम पड़ता है इसके सर्च में कि इसके पास करीबन 1 किलो वजनी सोने की चेन है। अब रशियन सिटीजन तो यहाँ एक एग्जाम्पल है इस केस के माध्यम से, पर ज़रा सोचिए कि उस जगह आप खड़े होते तो क्या करते। हाथ जोड़ते रहते कि बाबा छोड़ दो, हमने गलती नहीं करी है, हम तो ऐसे आदमी नहीं है, हम बहुत अच्छा काम करते हैं और ये अपना सोना जो है हम लेकर आए हैं और बिल्कुल इसमें कोई बेईमानी नहीं है। क्लियर है बात ये। पर आप कितना ही बोल लो, कितने ही हाथ जोड़ लो, जो उनको करना वो करेंगे, आपकी एक नहीं चलने वाली। या तो सोना लेके आओ मत, और लेकर आओ तो आपको नियम कायदे कानून की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर जो आर्टिकल था जो मिला सर्च के अंदर, उसका कोई भी स्पष्टीकरण खासकर कस्टम ड्यूटी के पेमेंट्स को लेकर कंसर्न व्यक्ति के पास में नहीं था। अल्टीमेटली ये आर्टिकल जो है पहले सीज हुआ, फिर हुआ डिटेन। और इस मामले के अंदर जो कंसर्न व्यक्ति था वो इस तरह की प्रोसीडिंग से अफेक्ट हो गया। वो व्यक्ति जाता है सबसे पहले कमिश्नर ऑफ कस्टम अपील के पास में और यह स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि जो प्रोसीडिंग्स है वो गलत है, और जो कुछ भी रिडेम्पशन फाइन बनता है, जो कुछ पेनल्टी बनती है वो देने को तैयार है। तो अल्टीमेटली कंसर्न अथॉरिटी ने अपील को स्वीकार करते हुए ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया, और जो रिडेम्पशन फाइन था वो कर दिया 4,60,000 रुपये, और जो पेनल्टी है वो कर दी 4,60,000 रुपये। तो 1 किलो सोने की चेन तो छूट गई, बट पेनल्टी प्लस रिडेम्पशन फाइन जो है देने की नौबत आ गई 9,20,000 रुपये। अगर प्रॉपर कस्टम ड्यूटी पे कर दी होती तो ये अमाउंट बहुत कम होता एज़ कंपेरिजन टू दैट अमाउंट। खैर जो भी है, पर मोटा मोटा मांग के चलना कि 20% लगभग वैल्यूशंस उसका जो है निकल के आता है इस तरह के केस में, और ये अमाउंट जो है जमा कराना होता है अक्सर अमूमन। पर साथियों ये अमाउंट जमा करने के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि कंसर्न जो आर्टिकल है वो रिलीज़ नहीं होता है, जैसे इस केस में हुआ। ये अप्रोच हुआ बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट। इसने कोर्ट से कहा कि मैंने तो रिडेम्पशन फाइन भी जमा करा दिया, मैंने पेनल्टी भी जमा करा दी, अभी तक मेरा आर्टिकल रिलीज़ नहीं हुआ है। कोर्ट ने जो है नोटिस जारी कर दिए डिपार्टमेंट ऑफ कस्टम को, और ये कहते हैं भाई आप इस मैटर को रिजॉल्व करो, और अगर आप भी ये प्रोसेस जो है फेस करेंगे तो आपको भी इसी सीक्वेंस से गुजरना पड़ेगा। पर कोर्ट को मालूम पड़ता है कि गुड्स जो है डिस्पोज ऑफ हो गए ऑलरेडी। तो कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर रिफंड से स्टेटस मांगे गए तो उसे बताया कि जो कंसर्न गुड्स हैं उसका जो वैल्यू है वो आ रहा है 50,14,000 रुपये के आसपास।
पर चूँकि इस पर कंसेंट कस्टम ड्यूटी जो है पेएबल है करीबन 20,68,000 रुपये, तो जो अमाउंट इस व्यक्ति का बनता है वो है 29,46,000 रुपये समथिंग, वो हम देने के लिए तैयार हैं। जब ये कंसेंट कॉरिजेंडम ऑर्डर जानकारी में आया कंसेंट व्यक्ति के, तो उसने वापस इस ऑर्डर को जो है चैलेंज करा। उसका प्राइमरी अटैक था कि ये जो कॉरिजेंडम ऑर्डर है, जो रिफंड ऑर्डर है, ये बिल्कुल बकवास ऑर्डर है। जिस अथॉरिटी ने ऑर्डर पास करे उसका नाम तक जो है यहाँ पर लिखा नहीं है। इसके अलावा जो इवेंट्स हुए इस केस में उस तक को डिस्कस नहीं किया गया। सबसे बड़ा इवेंट ये था कि मेरे केस में कंसेंट अपील अथॉरिटी ने जब ये कहा कि अब रिडेम्पशन फाइन को, इसके अलावा पेनल्टी को जो है जमा करा दीजिए, मैंने वो जमा करा दिया। उसके बावजूद भी कंसेंट गुड्स को जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। अब माइंड में क्वेरी आती है हम सबके कि जब ये आर्टिकल को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो क्या वास्तव में इसको बेच देते हैं, पब्लिक ऑक्शन करते हैं? आंसर इज नो। जो कंसेंट गोल्ड होता है सीज, उस पर जो है कंसेंट व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाता है। सुनवाई के अवसर के बाद में कितना पेनल्टी देना है उसका ऑर्डर होता है, जिसको हम कहते हैं एडजुडिकेशन। और ये एडजुडिकेशन गलत है तो उसकी अपील लाई करती है बिफोर, आप नाम नोट कर लीजिए, अथॉरिटी का कमिश्नर ऑफ कस्टम अपील के अंदर, और उसके बाद वो ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकता है या ऑर्डर को कन्फर्म कर सकता है। ये सब कुछ डिपेंड है ऑन एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 125 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962। अल्टीमेटली यहाँ पर कोर्ट से दरख्वास्त की गई कि इन सब तथ्यों परिस्थितियों को देखते हुए जो रिफंड ऑर्डर है और जो कंसर्न कॉलेजेंडम ऑर्डर है, ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस है। तो कोर्ट ने गंभीरता से हर एक फैक्ट्स को देखा। तो कोर्ट ने कहा भाई ये क्या बात हुई, जब आपने कहा कि रिडेम्पशन फाइन जमा करा दो, आपने कहा पेनल्टी जमा करा दो, तो ये जमा करा चुका है ना पिटिशनर, अब ये फर्दर लाइबिलिटी कहाँ से आ गई? तो कोर्ट ने कहा कि इस तरह का जो आपका ऑर्डर हमें देता है टोटली इनलीगल एंड आर्बिट्री। उसके कोर्ट ने 6 इंपॉर्टेंट कारण जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई करे। सबसे पहला कारण ये माना कोर्ट ने कि जब भी कॉरिजेंडम ऑर्डर पास होगा या रिफंड ऑर्डर पास होगा या आप डिस्पोजल कर रहे हो, आप सुनवाई का अवसर क्यों नहीं दे रहे हो कंसर्न पिटिशनर को? हालांकि कस्टम डिपार्टमेंट ने कहा कि सुनवाई का अपना अवसर दिया, इसको मैसेज भी कर दिया, इसका जो कंसर्न फ़ोन है उसको भी इन्फॉर्म कर दिया, हमने ईमेल पे इन्फॉर्म कर दिया, पर वास्तव में इन्फॉर्मेशन दी गई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो है कंसर्न कस्टम जो है पेश नहीं कर पाया। तो कंसर्न ईमेल का भेजना, कंसर्न फ़ोन का करना, कंसर्न कम्युनिकेशन का देना, ये तो एक फैक्ट है, बट वास्तव में कम्युनिकेट ये फैक्ट हुआ या नहीं हुआ, इसको प्रूव करने का बर्डन जो है डिपार्टमेंट पे है। अगर डिपार्टमेंट इसको स्टैंड करने के लिए कोई भी कॉर्पोरेटिंग एविडेंस फाइल पे नहीं रखता है, द कंसेंट पिटिशनर मींस जिसका सोना गया है या आर्टिकल गया है, ही कुड टेक द बेनिफिट फ्रॉम द कंसेंट कोड। तो इस बात का जो है विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जो भी वैल्यू निकालते हैं उसका एक क्राइटेरिया है। अगर कंसेंट गोल्ड को जो है सीज कर रहे हैं कस्टम एरिया में, तो जो कंसेंट टैरिफ वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कॉन्फिस्केटेड गोल्ड टू SPMCAL, उसको जो है देखना होगा। अगर अदर देन कस्टम एरिया है तो मार्केट वैल्यू पे देखना होगा। अब ये SPMCAL क्या है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका बेसिकली काम क्या होता है कि जो भी कंसर्न आर्टिकल है उसको लेना और उसको ट्रांसफर करना RBI को, और RBI इसके अगेंस्ट में INR जो है इशू करता है ऑन फॉर्मूला ऑफ FBIL USD, और अल्टीमेटली केस जो है डिस्पोज ऑफ हो जाता है। बट उसके बाद अगर कंसेंट क्लेमेंट कहता है कि मेरा गोल्ड जो है वापस कीजिए और गोल्ड जो है अवेलेबल नहीं होता है, तो जो गोल्ड का कंसेंट वैल्यू है एज पर द अवेलेबल सर्कुलर, उसके अनुसार जो है गणना करते हैं, और जो कस्टम की पेनल्टीज बनती है और जो कस्टम ड्यूटीज बनती है उसकी गणना करके वो कंसेंट स्थितियों को इम्पोज करते हुए जो फाइनल अमाउंट है वो रिलीज कर दिया जाता है बाय कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर रिफंड्स के द्वारा। क्लियर है बात ये? तो इस केस में ऐसा ही हुआ, पर कोर्ट ने कहा भाई आपका एक्शन आर्बिट्री है। जब आप एक तरफ तो रिडेम्पशन फाइन को निकाल चुके हो, पेनल्टी को निकाल चुके हो, और अगर आपने गोल्ड को बेच दिया था तो आपने अमाउंट क्यों एक्सेप्ट करा? अगर आपने अमाउंट एक्सेप्ट किया है तो इसका मतलब जो ओरिजिनल ऑर्डर है उसके तरफ आप झुकाव रखते हैं, उसको मानने के लिए आप अपना कंडक्ट जो है शो करते हैं, देन यू आर बाउंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल। तो कोर्ट ने कहा कि जब आपका कंडक्ट जो है वो दोहरा है, एक तरफ तो आप कंसर्न गोल्ड को रिटर्न करने के, कंसर्न गोल्ड को री एक्सपोर्ट करने के, और कंसर्न गोल्ड को रिलीज करने के अगेंस्ट में आप रिडेम्पशन फाइन और पेनल्टी की बात करते हैं, वो व्यक्ति जमा करा भी रहा है, उसको आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और ऑन द कॉन्ट्री आप उसको बिना बताए जो है गोल्ड को बेच भी रहे हैं, और जब वो अपना पैसा रिफंड लेने आ रहा है तो रिफंड देने की बजाय कस्टम ड्यूटी के नाम पर हैवी अमाउंट जो है उस पर इम्पोज कर रहे हैं, जो किसी भी रूप में जस्टिफाइड नहीं कह सकते, ये टोटली इनलीगल एंड आर्बिट्री है। तो कोर्ट ने फैक्ट्स को और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए एक बड़ी राहत दी, इस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, और जो अमाउंट था कंसर्न गोल्ड का जो निकालना था हमको एज पर डिपार्टमेंट सर्कुलर जो कि है 6/12/2002 के अकॉर्डिंगली, उस पर कंसेंट पिटिशनर को रिफंड करने का ऑर्डर कर दिया, और कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी एडिशनल आप कस्टम ड्यूटी जो है चार्ज नहीं करोगे। जो ओरिजिनल रिडेम्पशन फाइन है और जो पेनल्टी है अगर जमा नहीं है तो उसके जमा होने पर जो है आप ये अमाउंट रिलीज कर दोगे, अगर जमा है तो यही अमाउंट फाइनल अमाउंट होगा, इसके अलावा कोई भी एडिशनल अमाउंट जो है चार्ज नहीं होगा।
कोर्ट का ये कार्रवाई आपको करनी है एज सुन एज पॉसिबल, और 1 लाख रुपए का फर्दर जो है आप पे कॉस्ट लगा देंगे हम, अगर 3 हफ्ते में कार्रवाई जो है पूर्ण नहीं करते हैं। तो एक बड़ी राहत दी है हर उस व्यक्ति को जो कि जुड़ा हुआ है गोल्ड को इंडिया में लेके आने के फैट से। तो बेसिकली अगर हम गोल्ड लेके आ रहे हैं विदेश से, देन देयर इज़ नो नीड टू वरी, बट कुछ प्रोटोकॉल की जो है हमें रखनी है सावधानियाँ। बेसिकली हमें ये अश्योर करना है कि उस कंसेंट आर्टिकल पे या कंसाइनमेंट पे कस्टम ड्यूटी पेड है या नहीं है, अगर है तो कितनी जो है पे करनी होगी, और अगर हम पे नहीं कर रहे हैं, चोरी छुपे ले आते हैं, गले में पहन के रहते हैं, कई लोग अपने कोट की जेब में रख के ले आते हैं, फंस गए तो बहुत समस्या हो जाएगी, बहुत बुरी। और पेनल्टीज जो है बहुत हाई हैं, रिडेम्पशन फाइन्स जो है बहुत हाई है। इसके अलावा अगर आप लिटिगेशन को लड़ोगे तो जो एडवोकेट फीस है, इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हैं उसमें लड़ना झगड़ना भिड़ना बहुत भारी काम है। जितना गोल्ड नहीं है उससे ज़्यादा जो है खर्चा आ जाएगा आपका। साथियों कहते भी ना हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव में कि यहाँ पर कपड़ा सस्ता है पर सिलाई बहुत महंगी है। तो आपका गोल्ड तो है 50, 60, 70 लाख का, पर उसको रिलीज़ कराने में जो पेनल्टीज़ हैं, जो रिडेम्पशन फ़ाइन है, जो एडवोकेट फ़ीस है, उसको देने के कॉन्टेक्स्ट में इतना अमाउंट दे जाओगे उनको आप कि अल्टीमेटली बचेगा कुछ भी नहीं अपने हाथ में। तो इससे बेटर ये है कि गलतियां मत करो, और गलतियां अगर बोनाफाइडली हो भी गई हैं तो उसके विकल्प रास्ते कानून में क्या है ये मैंने आपको समझाने का प्रयास करा आज की क्लास में। तो उम्मीद करता हूं कि आज हमने जाना अबाउट द एडजुडिकेशन ऑर्डर, अबाउट द कमिश्नर ऑफ कस्टम अपील, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ये ऑर्डर कर देते हैं टू रिलीज आर्टिकल और रिलीज नहीं होता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ रिफंड ऑर्डर और कॉरिजेंडम ऑर्डर, तो इस सिनेरियो में आपके राइट्स क्या हैं, किस तरह से आपको प्रोसीड करना है, और किस तरह से ऑनरेबल हाईकोर्ट की जो है आपको लेनी है शरण, और जो कंसर्न गोल्ड है अगर उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो उसका जो वैल्यूएशन आएगा वो किस तरह से आएगा, उस कॉन्टेक्स्ट में डिपार्टमेंट का जो है सर्कुलर किया है, इस बारे में जानकारी जो है हमने आज प्राप्त करी। जल्दी मिलते हैं यहाँ पर एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।